अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि इस्लामाबाद में मूव होना चाहते हैं मगर इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। इस्लामाबाद में कौन कौन से सेक्टर्स हैं, घर किस तरह के हैं, कितने रेंट्स हैं और रेंटल प्रोसीजर क्या है, रेंट के टाइम पे क्या स्कैम्स होते हैं, एक्सपेंसेस क्या हैं यहाँ पे रहने के, बिल्स कितने आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। उन तमाम चीज़ों के ऊपर मैंने डिटेल से इस वीडियो के अंदर बात की है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, होपफुली आपके काम आएगी और आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि आया आपको इस्लामाबाद में मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ D12 मार्गल एवेन्यू और F6 मरकज़ से ड्राइव थ्रू को एंजॉय कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो सेक्टर्स हैं। इस्लामाबाद चूँकि एक प्लान्ड सिटी है, इसको एक ग्रीक आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था, इसका मास्टर प्लान तैयार किया था। उनका नाम था कॉन्स्टेंटिनोस डोक्सियाडस। तो उन्होंने चूँकि इसको डिज़ाइन किया है ना, तो उन्होंने अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किया है, न्यूमरल्स का इस्तेमाल किया है सेक्टर्स को डिनोट करने के लिए। अब आपने ये समझना है कि इस्लामाबाद आपको जो वीडियोस में नज़र आता है, ड्रामों में नज़र आता है, तो उसके अंदर बेसिकली कौन से सेक्टर्स आते हैं। वैसे तो मास्टर प्लान में ए से लेकर ओ तक सेक्टर मौजूद हैं, लेकिन जो हाईली डेवलप्ड हैं इस्लामाबाद के अंदर, उसकी ग्रीनरी और उसकी खूबसूरती के अंदर आते हैं, वो जो सेक्टर्स हैं वो ई से लेकर आई तक आते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट्स क्यों हैं, इसकी रीज़न तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, इवन नेट पे भी आपको इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ अकॉर्डिंगली जैसे कि मैंने इसको समझा था। ई स्टैंड्स फॉर एलीट। ई जो सेक्टर है वो एलीट के लिए, एलीट क्लास के लिए। E7 जो है वहाँ पे एम्बेसीज़ हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, फॉरेनर्स वहाँ पे रहते हैं, तो E7 जो है वो हाईली स्पेशल है, हाईली एक्सपेंसिव है। उसके बाद फिर 8, 9, 10 की बात करें, वो फोर्सेस के पास है, वहाँ पे इनके अपने ऑफिसेज और अपना सारा सेटअप है। फिर आ जाएं, E11 पीछे रह जाता है। E11 इस वक्त ऐसा सेक्टर है जो कि मौजूद है जहाँ पे लोग रह सकते हैं, मिडिल क्लास लोग भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, आपको बेयर मिनिमम पता होना चाहिए कि इस्लामाबाद में रहेंगे तो रेंट्स कहाँ से स्टार्ट होंगे। चाहे आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, चाहे आप किसी घर के अंदर रहते हैं, घर भी पूरा आप अफोर्ड नहीं कर सकते, एक पोर्शन लेना पड़ता है। तो आपके रेंट्स जो हैं वो मिनिमम भी इस्लामाबाद के अंदर, जो मेन इस्लामाबाद है, वहाँ पे 50,000 से स्टार्ट होंगे। ई सेक्टर में मैंने आपको बता दिया सिर्फ E11 है, जो जहाँ पे मिडिल क्लास तबका जो है वो उसको अफोर्ड कर सकता है, रह सकता है छोटे घरों को। फिर आ जाता है F सेक्टर। F सेक्टर से आप माइंड में रखिएगा कि ये फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं और ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे की फरावानी है, जो बाहर से कमा के आते हैं और यहाँ पे उनके घर हैं और उनको ओन करते हैं। भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। F5 से लेकर F11 तक की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ। रेंट्स की बात करेंगे, घर चूँकि बड़े बड़े हैं, 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल के घर हैं, तो कनाल का जो पूरा बड़ा घर है 10 लाख से उसका रेंट स्टार्ट होता है और इसी तरह फिर 2 कनाल का डबल और 3 कनाल का ट्रिपल हो जाता है। और अगर एक पोर्शन लेते हैं तो फिर आप उसको हाफ़ कर लें, 10 का हाफ़ 4-5 लाख तक मिल जाता है। लेकिन ये अफोर्डेबल नहीं, आम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जी पे। जी सेक्टर जो है ना, इसको आप ऐसे समझ लेंगे ये गुड फॉर लिविंग है, गुड फॉर मिडिल क्लास पीपल हैं। इसमें जितना छोटा नंबर है वहाँ पे आप नहीं रह सकते। जैसे कि आप G4 की बात करें तो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, G5 है तो जजेस कॉलोनी है, रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, 2.5 लाख से स्टार्ट होते हैं छोटे से पोर्शन के रेंट्स। G9 से ऑनवर्ड, G9 और G9 से ऑनवर्ड जो है ये आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए ये जो सेक्टर्स हैं ये बेस्ट हैं रहने के लिए। अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है। और सबसे बेस्ट बात जो जी सेक्टर की मुझे नज़र आती है, इसकी जोग्राफिकल जो लोकेशन है ना, कि ये तकरीबन हर रोड के थ्रू डिफरेंट मेन जगहों के साथ ये कनेक्टेड हैं जी सेक्टर्स जो हैं। फिर आ जाएं आप एच के ऊपर। एच सेक्टर जो है, एच से आप माइंड में रख लें हेल्थ केयर। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स हैं इधर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बस यही है, यहाँ पे घर नहीं है, घर भी हैं यहाँ पे। आई सेक्टर में, एच सेक्टर में घर भी मौजूद हैं, लेकिन एच सेक्टर मेनली हेल्थ केयर के साथ रिलेटेड, और आई सेक्टर जो है वो आप समझ लें कि इंडस्ट्रीज़ को शो करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर है, घर भी यहाँ मौजूद हैं और अच्छे बड़े बड़े घर हैं यहाँ पे। और जो घर है ना, उनका जो रेंट है वो साइज़ भी आपको घर का अच्छा मिल जाता है, पोर्शन थोड़े बड़े साइज़ का होता है। और जो घर आपको यहाँ पे
E11 के अंदर या D12 के अंदर जिस रेंट पे मिलेगा उससे डबल साइज़ का आपको IMH में मिल जाता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम जो देखने में आया वो ये है कि कुछ थेफ्ट के वाक़यात भी मिले हैं और सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज ये इलाके उतने ज़्यादा सेफ़ नहीं हैं। तो इसमें जो एज सेक्टर है, मैंने अभी आपको बताया कि हेल्थ केयर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। एज 10 के अंदर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, एज 12 के अंदर नस्ट है। और जिन लोगों का जिधर काम है ना, लेट सपोज़ कि अगर कोई पढ़ रहा है नस्ट में पढ़ता है तो वो कोशिश करता है कि उसको एच सेक्टर में घर मिले या आई सेक्टर में घर मिले। हालांकि एच और आई जो है वो इस्लामाबाद से काफ़ी हद तक बाहर चले जाते हैं, रावलपिंडी के और इस्लामाबाद के बॉर्डर पे लोकेटेड हैं। तो एट टाइम्स लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये इस्लामाबाद का पार्ट है या ये रावलपिंडी का पार्ट है। तो ये मैंने आपको सेक्टर सारे समझा दिए। मैंने जब अपने लिए घर चूज़ किया था, मैंने जो ऑप्शंस मेरे सामने थे मेरे बजट के हिसाब से, जो मैं अफोर्ड कर सकती थी, मेरे पास जो बजट के हिसाब से ऑप्शंस थे वो E11 था। और E11 के बाद मेरे पास G13 था, G14 था, G15 था। और मैं आई में भी रह सकती थी और एच में भी कोई घर मिल सकता था, लेकिन मैंने उनको कंसिडर नहीं किया था। मेरी जो प्राइम जो थी ना इम्पॉर्टेंस, वो ये थी मेरे लिए कि मैं इस्लामाबाद के अंदर रहूं। जो ग्रीनरी, जो खूबसूरती, जो सफाई सुथराई, जो सेफ्टी सिक्योरिटी इस्लामाबाद से मंसूब की जाती है, वो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। इसलिए मैं G13 की तरफ नहीं गई और ऑनवर्ड्स भी नहीं गई। ये बात याद रखनी है आपने कि नंबर जितना बड़ा हो जाता है उतना ज़्यादा इस्लामाबाद से वो सेक्टर आउट हो जाता है। अगर हम G15 की बात करें तो G15 तरनोल में है, इस्लामाबाद में नहीं है। वो मेन GT रोड पे चला जाता है, ऑल टुगेदर उसकी लुक ही चेंज हो जाती है, रोड्स चेंज हो जाती हैं, वो बात नहीं रहती, वो ग्रीनरी, वो खूबसूरती कुछ भी नहीं है, बल्कि एक बेहंगम किस्म का वहाँ पे शोर हंगामा, ट्रक्स की आमदो रफ्त और GT रोड का जो अपना शोर होता है वो है। इसके बाद सेक्टर्स आपने समझ लिए, ई से लेकर आई तक मैंने समझा दी। और भी जगहें बहुत हैं लेकिन वो इस्लामाबाद को बॉर्डर करती हैं। वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते इवन इस्लामाबाद के अंदर रहना, या उनको कम रेंट्स चाहिए, तो वो फिर आउटस्कर्ट्स में जो इस्लामाबाद के इलाके आते हैं वहाँ पे वो रह लेते हैं। एयरपोर्ट हाउसिंग है, फैसल टाउन है, G15 में लोग जाके रहते हैं, बाराकहू में रहते हैं, चकशजाद में रेंट कर लेते हैं घर। इसी तरह D110 निलोर है, वो वहाँ पे जाके लोग रेंट पे ले लेते हैं और वहाँ पे रेंट्स कंपैरेटिवली कम है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये देखने में आती है ना, जितने दूर आप लोग चले जाते हैं, अगर आपने फिर वापस इस्लामाबाद आना है, घूमने फिरने का मूड बनता है, तो वो फिर फ्यूल एक्सपेंसेस जो हैं वो टू मच हो जाते हैं। ऐसे लोग जो कि ज़्यादा दूर रहते हैं और उन्होंने घूमना फिरना भी होता है, एंजॉय भी करना होता है, तो वो फ्यूल एक्सपेंसेस से बचने के लिए या तो हाइब्रिड कार्स ले लेते हैं या फिर जो सुजुकी ऑल्टो है वो ले लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया सारा सेक्टर्स का। अब हम बात करेंगे रेंट्स की, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले जो अपनी टॉप ऑफ द लिस्ट लोकेशन आपको बताई कि जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जगह थी, इस्लामाबाद का पार्ट थी, वो थी E11 को मैंने क्यों चूज़ किया था, क्योंकि सेफ्टी, सिक्योरिटी और यहाँ पे जो सफाई सुथराई है वो बहुत ज़्यादा है। हर जो सब सेक्टर है E11 का, उसकी का अपना बैरियर है, उसकी हर स्ट्रीट के अंदर CCTV कैमरास लगे हुए हैं। नेक्स्ट एक वीडियो माइट भी कि इससे नेक्स्ट वीडियो जो मैं भी बनाऊँ वो मैं E11 में डिटेल से सारे मराकज़ और सारे के सारे जो सब सेक्टर्स हैं ना, घर वगैरह, वो आपको थोड़ी सी आउटलुक उनकी बाहर से दिखा दूँगी। तो E11 में सेफ्टी सिक्योरिटी तो मैंने आपको बता दी कि है, सोसाइटी की अपनी पुलिस है, कोई बंदा कोई भी चीज़ नहीं कर सकता। इवन मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे एक बार एक झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, और उस सोसाइटी की जो पुलिस थी उसने इंटरवीन किया, उनको ले गई वहाँ से और वहाँ पे माहौल ख़राब नहीं होने दिया, बल्कि उनका जो भी प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट किया। उसके बाद सबसे जो अच्छी चीज़ ये है कि जो गार्बेज कलेक्टर्स हैं वो आ जाते हैं, वो आपसे सारा कूड़ा वगैरह ले जाते हैं। फिर आप उनको, हर घर जो होता है वो अपने हिसाब से उनको पे कर देता है और डेली बेसिस पे आपका घर भी साफ़ सुथरा रहता है। और सबसे मेन इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि हर चीज़ जो है ना वो आपके जो डिस्टेंस है, या ब्लू एरिया जाना चाहते हैं, F7 जाना चाहते हैं, F11 F10, तो इतने ज़्यादा फ्यूल एक्सपेंसेस नहीं होते और बड़े आराम से इंसान जो है वो पहुंच जाता है।
सारे सेक्टर्स मैंने अभी आपको समझा दिए। घर मैंने कहाँ रेंट किया था, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। मेरा प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी और चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है। मैंने जो यहाँ पे इतने महीनों में ऑब्ज़र्व किया वो जस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। E11 के साथ ही D12 है। अभी जो आप ये सारी ड्राइव की वीडियो देख रहे हैं ये D12 के अंदर है। ये D12 सेक्टर थोड़ा ओपन है, इसके अंदर वो सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है जो E11 में, कोई बैरियर्स नहीं लगे हुए, कुछ भी नहीं है। फिर ओपननेस बहुत ज़्यादा है, डेवलप हो रहा है, डेवलप हुआ नहीं है कंप्लीट। मैंने D12 को अपने उसमें सेकंड नंबर पे अपनी लिस्ट में इसलिए रखा था कि D12 के अंदर ओपन प्लॉट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वन फाइन मॉर्निंग अगर अचानक कोई ईंटें फेंक देता है आपके सामने वाले प्लॉट में, आपके साथ वाले प्लॉट में, तो वो फिर कई महीने तक कॉन्टीन्यूसली आपके जो ज़हनी सुकून है ना वो दरम बरम रहता है। मशीन्स चलती रहती हैं और वो काम करने वाले शोर करते रहते हैं और गैर ज़रूरी अफराद का वहाँ पे आना जाना लगा रहता है। तो मैंने आपको भी अपना बता दिया कि E11 था मेरी लिस्ट में टॉप पे। नंबर 2 पे मेरे पास D12 था। नंबर 3 पे मेरे पास G13 था। G13 में ही ज़्यादातर लोग उसको प्रेफर करते हैं अपने रहने के लिए। वजह उसकी क्या है कि यहाँ के रेंट्स कम है। 5 मरले का जो घर है वो मिल जाता है 50 to 60। E11 का मैंने आपको नहीं बताया, E11 में भी रेंट जो है वो तकरीबन 60,000 से स्टार्ट होता है एक पोर्शन का। 6 मरले के घर है यहाँ पे और एक पोर्शन का जो रेंट है वो 60,000 से स्टार्ट होता है और 80,000 तक भी चला जाता है। और बड़े बड़े जो घर हैं फिर उनके लाखों में आ जाते हैं, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक भी लोग पूरे घर का ले लेते हैं। तो लोगों ने यहाँ पे ज़्यादातर जो 1 कनाल के घर हैं वो लोगों ने रेंट कम होने की वजह से स्कूल्स के लिए लिया हुए हैं। स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं 11 में। अब आगे आ जाए, मैंने आपको बताया नेक्स्ट था D12 में जो घर है ना वो 4.5 मरले से स्टार्ट होते हैं और उनका जो रेंट है वो भी तकरीबन इतना ही होता है। 50, 60, 70, इवन लोग 80 तक भी मांग लेते हैं और इससे ज़्यादा भी चले जाते हैं। G13 में 5 मरले के घर होते हैं। G13 के रेंट्स भी ऑलमोस्ट यही हैं, लेकिन अब G13 जो है वो फिर थोड़ा सा दूर हो जाता है। और G13 में जो पुराने घर हैं वहाँ तो इतना इशू नहीं है, लेकिन नए वाले घरों में पानी का इशू मौजूद है। एक रिलेटिव थे मेरे जो G13 में रहते थे, घर के अंदर बड़े आराम सुकून से रह रहे थे, लेकिन वो चूँकि ओनर बार बार रेंट जो है वो बढ़ाने की ज़िद करता था, इसलिए उनको घर चेंज करना पड़ा। और फिर जिस अगले घर में वो गए वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी पानी की। इसी तरह G14 और G15 में भी है। G14 और 15 में घर बड़े बड़े हैं, रेंट पे आपको इसी रेंट पे मिल जाते हैं, साइज़ में डबल होते हैं, लेकिन वहाँ पे ये इशू आता है, एक तो वहाँ पानी का इशू होता है, फिर वो नए सेक्टर्स हैं तो गैस भी वहाँ पे मौजूद नहीं है, फिर डिस्टेंसेस बहुत लॉन्ग हो जाते हैं ना। आपको अगर आना है इस्लामाबाद की तरफ और F7 आना है, मोनाल आना है, F10 आना है, तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। इसी तरह H और I सेक्टर में इसी रेंट के अंदर बड़े बड़े पोर्शंस मिल जाते हैं घर के, लेकिन वो थोड़ा सा दूर भी हो जाता है इस्लामाबाद से। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थेफ्ट के वाक़यात भी देखने मिले हैं। सेक्टर्स आपको समझा दिए, घरों के साइजेस बता दिए। स्पेशली ये पूरी वीडियो जो है ये मिडिल क्लास लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो यहाँ मूव करना चाहते हैं ड्यू टू एनी रीज़न। प्रेफरेबली आपका जहाँ काम है, जिधर आपकी जॉब है, जिधर आप काम करते हैं, आपको उधर ही करीब घर लेना चाहिए। ये चीज़ माइंड में रखें। ओवरऑल इस्लामाबाद पाकिस्तान के तमाम शहरों से सेफ्टी और सिक्योरिटी वाइज बहुत बेहतर है। तो रेंट का मैंने आपको बता दिए घरों का कि कितने रेंट्स हैं। अब रेंट के प्रोसीजर की तरफ आते हैं। रेंट का प्रोसीजर ये है कि ज़्यादातर यहाँ पे लोग प्रॉपर्टी डीलर्स के थ्रू घर रेंट पे लेते भी हैं और देते भी हैं। अमूमन किसी घर के सामने अगर बैनर के ऊपर लिखा होगा ना कि ये किराए के लिए खाली है, तो जो नंबर दिया होगा उसके नीचे उस पर जब आप कॉल करेंगे तो वो भी किसी प्रॉपर्टी डीलर का ही होता है। तो जब आपको घर रेंट पे मिलता है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो आपसे 2 रेंट लिए जाते हैं। एक सिक्योरिटी के तौर पे लिया जाता है और एक एडवांस रेंट होता है। हर महीने एडवांस रेंट चलता है। फिर जो प्रॉपर्टी डीलर होता है, जितना रेंट आपका डिसाइड हुआ होता है ओनर के साथ, उसका जो हाफ होता है वो प्रॉपर्टी डीलर आपसे लेता है। उनसे भी लेता है, आपसे भी लेता है। लेट सपोज आपने 70,000 में घर लिया है तो प्रॉपर्टी डीलर आपसे 35,000 लेगा, इससे कम नहीं लेगा। स्कैम्स थोड़े से इस सिलसिले में देखने में मिलते हैं।
क्वेश्चंस, स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो बता रही हूँ आपको, जो आपको कहने हैं जब आप घर ढूंढते हैं। सबसे मेन चीज़, पहले तो आपने उनसे पूछना है आपकी फ़ीस क्या है, आप कितने लेंगे। लेट्स सपोज़ अगर मेरा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो आपने कितनी फ़ीस लेनी है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या घर के अंदर पानी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपको जो सुनने को बात मिलेगी वो ये होगी कि नहीं नहीं सर, पानी का तो कोई इशू ही कोई नहीं है, उतना बोर हुआ है घर के अंदर। लेकिन ये बात याद रखें कि जितना ज़्यादा रावल लेक से कोई सेक्टर दूर हो जाता है, वाटर टेबल डाउन चला जाता है, 5-10 मिनट हार्डली पानी आता है और उसके बाद पानी नहीं आता। लोग टैंकर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है गैस की। आप पूछेंगे जितना डेवलपिंग सेक्टर होगा, नया सेक्टर होगा, गैस वहाँ पे नहीं है। जब गैस नहीं होती तो उससे बहुत बड़े इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। एलपीजी महंगी है, सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम होती है कि आपको गर्म पानी चाहिए होता है और वो आपको नहीं मिलता। बार बार एलपीजी के जो सिलेंडर्स हैं वो जेब पे बहुत भारी होते हैं। और अगर आप किसी प्रॉपर्टी वाले को ये बोलते हैं कि मुझे घर ढूंढ के दो गैस वाला, तो वो आगे से कहते हैं फ़ायदा क्या है, गैस तो आती कोई नहीं। कहाँ है जी, गैस तो नहीं है। लेकिन ये बात गलत है, गैस होती है, गैस आती है। गैस के जाने का अपना एक टाइम होता है, अपना एक शेड्यूल होता है, उसके मुताबिक हो जाती है। और मैं ख़ुद जिस घर में रह रही हूँ उसके अंदर गैस लगी हुई है और मुझे उसकी वजह से जितना सुकून, जितनी आसानी है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अभी पूरी सर्दियाँ जो मेरी गुजरी हैं ना, हम दो फैमिलीज़ थी जो कि एक घर को शेयर करते हैं। ऊपर एक फैमिली थी, नीचे हम लोग रहते थे। लेकिन 3000 पर फैमिली से ज़्यादा बिल हमारा नहीं आया। जबकि एलपीजी का सिलेंडर भी मैंने रखा था स्पेशली उस टाइम के लिए जब गैस नहीं होती, जिस टाइम लोड शेडिंग चल रही होती उसके लिए। तो 4000 में मेरे पास हार्डली जो है वो 10-11 किलो जो है वो गैस आई थी। अक्टूबर के मंथ में बात कर रही हूँ। अब ये सारी चीज़ आपने समझ ली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले तो फ़ायदा क्या है कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, यहाँ पे सिक्योरिटी है, क्राइम रेट ना होने के बराबर है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, खूबसूरती, सफाई सुथराई है। प्लानिंग के तहत बना है तो बड़े बड़े पार्क्स मिल जाते हैं, ओपन स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, बाहर निकल के आपका दिल खुश हो जाता है। आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। फिर तालीम यहाँ बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे बेस्ट स्कूल्स हैं, बेस्ट कॉलेजेस हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है। आप कहेंगे कि भाई हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा तो डेफिनेटली महंगा भी होगा। बिल्कुल महंगा होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। यहाँ पे गवर्नमेंट के भी अपने हॉस्पिटल्स हैं, लाइक पिम्स है, पोली क्लिनिक है और सीडीए का हॉस्पिटल है, और भी हॉस्पिटल्स हैं जो कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं। और वहाँ पे आराम से जाके इंसान चेकअप करवा सकते हैं। ये टेंशन नहीं होती कि इस डॉक्टर के पास जो डिग्री है वो असली है या जाली है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लोड शेडिंग, कोई गैर ज़रूरी लोड शेडिंग यहाँ पे नहीं होती। अगर होती भी है तो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत होती है। पानी ने जिस टाइम पे आना है उसी टाइम पे आना है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि पानी ना आए विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी नोटिस। ये गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी कभी भी किसी भी तरह मेंटेनेंस के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी को पूरे दिन नहीं अवेलेबल होना तो ऑलरेडी नोटिस जारी होगा, आप सारे काम अपने पहले से कर लेते हैं। और फ़ायदे यहाँ पे रहने के बहुत ज़्यादा हैं। मेरे नज़दीक अगर मैं कहूँगी कि मुझे एक चॉइस मिलती है कि पूरे पाकिस्तान में मैं कहाँ जाके रह सकती हूँ, तो मैं चूज़ करूँगी यहाँ पे इस्लामाबाद को। और उसकी वजह ये है कि हालांकि कराची मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ रहने के बाद मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कराची के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बड़ी आती हैं कि वहाँ बारिश हो जाए, पानी इतना ज़्यादा खड़ा हो जाता है। यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, नालों के अंदर कोई कूड़ा करकट नहीं है, और बारिश होती है तो प्रॉपर तरीके से पानी ड्रेन हो जाता है। कहीं पे डिप्रेशन है रोड में, वहाँ ज़रूर पानी खड़ा होगा, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पे कोई अंडरपास पानी से नहीं भरा होगा। और आम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, चाहे वो बारिश हो जाए या कोई और मौका हो। थोड़ा सा बस ये होता है कि अगर यहाँ पे कोई वीआईपी मूवमेंट है ना, तो फिर आपको कुछ जगहों पे वो वेट करना पड़ता है, रूट लगा होता है और आगे जाने नहीं दे रहे होते, लेकिन वो बहुत कम होता है। ये सारे प्रोज बता दिए मैंने आपको, पॉजिटिव चीज़ें बता दी। अब आते हैं कॉन्स की तरफ, यानी नेगेटिव चीज़ों की तरफ। नेगेटिव चीज़ों में ये है कि लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आईटी के सेक्टर में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वैसे जो है ना जॉब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी जॉब अगर कोई ढूंढ सकता है तो वेटर की जॉब है, सेल्समैन है, कैशियर है, ठीक है, इस तरह की जॉब्स हैं। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं।
میڈز وغیرہ ہائی سیلریز ڈیمانڈ کرتی ہیں آپ سے. بچوں کی جو اسکولوں کے اندر فیس ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. پھر اگر آپ نے بچوں کی ٹیوشن لگوانی ہے تو جو ٹیوٹرز ہیں وہ بہت ہائی فی چارج کرتے ہیں, ایک ایک سبجیکٹ کے ٹھیک ٹھاک پیسے مانگتے ہیں. اور موسم کی جہاں تک بات کریں تو گرمی تو یہاں پہ ہے, بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, لیکن باقی شہروں سے تو کم ہی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے. سردیاں بھی یہاں پہ اتنی زیادہ سویر مجھے نہیں لگی, بس ٹھنڈ نارمل تھی, اچھا مزہ آتا تھا باہر جا کے. اور سب سے پھر مین چیز جو مجھے یہاں پہ ایک نیگیٹو چیز فیل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ کلاس کے اندر جو بچے ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھے اچھے گھروں سے آتے ہیں, بہت زیادہ ویل آف فیملیز سے ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کے بچے آپ سے اس طرح کی ڈیمانڈس شروع کر دیتے ہیں جو وہ سنتے ہیں اپنے رائٹ لیفٹ نا, تو وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات ان کی بہت بڑی بڑی خواہشات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل کہ اگر کبھی وہ 100 روپے لے کے جاتے تھے اپنی پاکٹ منی کے طور پہ, تو وہ ابھی آپ سے 1000 ڈیمانڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کی کلاس میں بچے 1000 ایک دن میں کھا رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ان کے اگر آپ کے بچے گاڑیاں چھوٹی چھوٹی گاڑیاں کھلونے مانگتے تھے تو اب وہ ان سے بڑھ کر لاکھوں روپے کی چیز آپ سے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے بچے آپ کو کہتے تھے کہ ہمیں مری لے کے جائیں, ہمیں گھمانے پھرانے اسلام آباد لے کے جائیں, تو اب آپ کے بچے کہیں گے کہ بھئی ہم کیوں گرمیوں کی چھٹیوں میں سوئٹزرلینڈ نہیں جا سکتے, ہم کیوں یو کے نہیں جا سکتے, ہمیں بھی دبئی جانا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا مجھے پرسنلی فیل ہوئی ہیں. نیکسٹ یہاں پہ نیگیٹو چیز, لوگ ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے. ہر ایک کی چونکہ اپنی نیچر بھی ہوتی ہے, لیکن ہر ایک اپنی جاب میں بزی ہوتا ہے, اپنے کاموں میں لوگ اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے. یہاں پہ سوشل لائف نہیں ہے. وہ لوگ جو کہ اپنے ایسے علاقوں سے موو کر کے ادھر آنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ بڑی بڑی فیملیز ہیں, ملنا جلنا لگا رہتا ہے, رونق لگی رہتی ہے, تو یہاں پہ بالکل بھی وہ چیز نہیں ہے. یہاں بہت سکون ہے, خاموشی ہے, کوئی کسی کے ساتھ غیر ضروری بات کرنا پسند نہیں کرتا. رینٹس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا. مین اسلام آباد کے اندر جو جو جگہیں آتی ہیں وہاں پہ رینٹس کتنے ہیں, 50,000 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں, لیکن ایسی جگہیں بھی موجود ہیں جہاں پہ کم رینٹس ہیں, لیکن وہ اسلام آباد کے آؤٹسکرٹس میں علاقے ہیں. بارہ کہو ہے, چک شہزاد والی سائڈ ہے, نلور ہے, پھر اسی طرح فراش ٹاؤن, پھر فیصل ٹاؤن, G15 والی سائڈ, یہاں پہ کمپیریٹیولی رینٹس تھوڑے کم ہیں. رینٹس کتنا بجٹ ہونا چاہیے کلیئر ہو گیا آپ کو. اب یہ کہ ایکسپینسز کیا ہیں ڈیلی بیسس پہ یا گروسری وغیرہ سارا کچھ ملا کے انسان کے پاس ٹوٹل کتنے پیسے ہونے چاہیے. اگر آپ کو اسلام آباد میں موو کرنا ہے تو آپ کی منتھلی انکم کتنی ہونی چاہیے. میں نے آپ کو بتایا 50 to 60,000 رینٹ. لیٹ سپوز آپ نے اسلام آباد کے اندر رہنا ہے, E11 میں رہنا ہے, D12 میں رہنا ہے. اب آپ کا 60,000 سے لے کر 70,000 رینٹ ہو گیا, اوپر سے جو 30,000 ہے وہ آپ نے بلز کے لیے سیپریٹ کر دیے, 1 لاکھ تو یہ ہو گیا. نیکسٹ گروسری اور فریش کا سامان جو ڈیلی بیسس پہ آتا ہے, سبزیاں, فروٹس وغیرہ, انڈے, بریڈ وغیرہ, یہ ساری جو چیزیں ہیں, اس کے لیے آپ کے پاس میرے خیال سے منیمم بھی 1 لاکھ روپے جو ہے یہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر فیول وغیرہ کے ایکسپینسز مائنڈ میں رکھنے ہیں کہ گھومنا پھرنا ہے, انجوائے کرنا ہے, تو فیول بھی اس حساب سے لگے گا. اپنے بجٹ کو پلان کرتے ہوئے مائنڈ میں یہ چیز بھی رکھے گا کہ بچے کہاں پڑھ رہے ہوں گے, کہاں پہ ان کو کا ایڈمیشن کروانا ہے. یہاں پہ جو ایجوکیشن ہے میں نے آپ کو بتایا ایکسپینسو ہے. گورنمنٹ سکولز بھی ہیں لیکن وہاں بہت کمپٹیشن ہوتا ہے, اتنے آرام سے ایڈمیشن نہیں ملتا. بہت اچھی ریپو ہے ان سکولز کی, اچھی ایجوکیشن ہے, لیکن تھوڑا سا کمپٹیشن ملے گا آپ کو ایڈمیشن کے ٹائم پہ. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو وین ڈرائیورز ہیں نا جو آپ کے بچوں کو اسکول لے کے جاتے ہیں, وہ بہت زیادہ چارج کرتے ہیں, اوور چارج کرتے ہیں. سم ٹائمز آپ 1 to 2 کلومیٹرز بھی اگر آپ کا اسکول دور ہے نا تو اس کے لیے بھی آپ سے منیمم یہ 5,000 6,000 ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور پھر 5 سیٹر گاڑی کے اندر 14 بچے ٹھونسے ہوئے ہوتے ہیں اور اسٹل فگر آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ 15واں بچہ ہم نے کہاں پہ ٹھونسنا ہے. تو بچے بہت انکمفرٹیبلی جاتے ہیں, بہت زیادہ پے کرنا پڑتا ہے اس انکمفرٹیبل ٹریول کے لیے.
اور یہ چیز جو ہے نا یہ بہت ڈسٹربنگ ہے۔ پھر ایک چیز اور مائنڈ میں رکھیے گا کہ آپ نے ہیلتھ کیئر کے لیے اپنے اسپیشلی پیسے علیحدہ کر کے رکھنے ہیں۔ یہاں پہ الرجی کا بہت بڑا ایشو ہے، اینٹی الرجک ٹیبلٹس کھانی پڑتی ہیں اسپیشلی ان لوگوں کو جن کو تھوڑا سا بھی کسی قسم کا الرجی سے ریلیٹڈ ایشو ہے یا بچوں کو ایشو ہے۔ تو جب بیمار ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ڈاکٹر کے پاس بھی وزٹ تو کرنا پڑے گا، اس کے لیے بھی آپ نے بجٹ میں پیسے علیحدہ کر کے رکھنے ہیں۔ بلز کی بات کر لیں تو بلز تو زیادہ آتے ہی ہیں، الیکٹریسٹی کے بلز آج کل ہر جگہ زیادہ آتے ہیں۔ یہاں بھی فینس کا بل اور لائٹس کا، اور موٹر چلتی ہے تو 10 to 15,000 تک الیکٹریسٹی کا بل آ جاتا ہے، لیکن اگر اے سی چلے اور پرانے اے سی اگر کوئی چلاتا ہے تو پھر تو بہت ہی زیادہ آتا ہے۔ تو نئے والے جو اے سی ہیں وہ ریکمینڈڈ ہیں، اسپیشلی جو T4 ٹیکنالوجی والے ہیں نا، اس سے کافی حد تک بل جو ہے وہ کم آ جاتا ہے۔ گیس کا بل ہے وہ کم آتا ہے، سردیوں میں تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن گرمیوں میں یہی 1500 2000 اس سے زیادہ بل کراس نہیں کرتا۔ نیٹ بہت اچھی کوالٹی کا یہاں پہ اویلیبل ہے، بہت زیادہ اچھے ایم بیز آتے ہیں، تو ڈیفرنٹ اس میں آپشنز ہیں۔ جون سا پیکج آپ پھر جس حساب سے لیتے ہیں اتنی اس کی پیمنٹ ہوتی ہے۔ ساری چیزوں کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے، ایک ایک چیز کو مائنڈ میں رکھ کے، اس کے بعد آپ کو اپنا آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کے پاس کتنا بجٹ ہے اور آپ کس چیز کو کس طرح سے افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کو اسلام آباد میں موو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نے تو ڈیٹیل سے جو پوائنٹس میرے مائنڈ کے اندر تھے میں نے کور کر لیے، لیکن سٹل اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچنز ہیں تو وہ آپ کامنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا، تو میں پھر اس ویڈیو کا ایک پارٹ 2 بھی بنا دوں گی آپ کے لیے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں یہ بھی مجھے ضرور بتا دیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو اور E11 ڈیٹیل میں دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہوں، D12 آپ نے دیکھنا ہو، G13 G14 G15 یہ سب کے ٹورز بھی آگے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں کرانے ہیں، تمام مراکز آپ کو دکھاؤں گی۔ جن کو بھی اس طرح کے کانٹینٹ میں انٹرسٹ ہو تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔